आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आधुनिक काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी हम अपने चैनल पर हल करवा रहे हैं। आज हम व्याकरण के कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे। भाषा की लघुत्तम इकाई पूछ रहा है, लघुत्तम इकाई। तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो ध्वन होती है। और जब सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ ले, सार्थक लघुत्तम इकाई, तो ये होगा शब्द। इस तरह से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वन और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर और 52 व्यंजन है। स्वर की विशेषता है। स्वर की विशेषता है, स्वर महाप्राण होते हैं। स्वर अल्पप्राण सघोष होते हैं। स्वर व्यंजन पर निर्भर होते हैं। इनमें से सभी स्वर महाप्राण होते हैं, ये गलत है। स्वर अल्पप्राण सघोष होते हैं, ये सही है। स्वर व्यंजन पर निर्भर होते हैं, ये गलत है। स्वर व्यंजन पर नहीं, बल्कि व्यंजन जो है वो स्वर पर निर्भर होता है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। यह वैज्ञानिक विधि है। जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जैसे हमने लिख दिया चाचा, तो हमने चाचा लिखा। चाचा के लिए चा शब्द का ही, चा अक्षर का ही प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हमको इंग्लिश में लिखना रहेगा तो CHA, इस तरह से। सी जो है इंग्लिश में, सी के लिए का कहीं प्रयोग होता है। और CH, ये भी कहीं कहीं पे का और कहीं कहीं पे चा। तो ये जो है अंतर आ जाता है इसके लिखने में और उच्चारण करने में। जबकि देवनागरी लिपि में जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही हम लिख रहे हैं। इसमें एक अक्षर के लिए एक ही उच्चारण है। एक अक्षर के लिए एक ही उच्चारण है, सही है। जैसे हिंदी में हमने लिखा आहट, तो ये आहट ही है। और इंग्लिश में हमने लिखा KNOW, तो इसको हम नो नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट हो जाएगा। इसको हम खाली बोलेंगे नो। तो ये जो है इसकी एक वैज्ञानिक विशेषता यह है कि इसमें एक अक्षर के लिए एक ही उच्चारण है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, इस तरह से चलता है। और दाएं से बाएं इस तरह से होगा, तो ये इस तरह से नहीं लिखी जाती। भारतीय संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 345 से 351, 343 से 351, 344 से 352, 343 से 348। भारतीय संविधान में हिंदी को 343 से 351 के अंतर्गत रखा गया है। भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा परिवर्तनशील है। ये भाषा की विशेषता है ये कि भाषा परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ही हमारी भाषा परिवर्तित हो रही है। भाषा की अपनी लिपि और विशेषता होती है। तो भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हम अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखेंगे, और अगर हम तमिल या कन्नड़ लिपि बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, तो उसकी अपनी लिपि होगी और उसकी अपनी विशेषता होगी। भाषा किसी संपर्क से प्रभावित नहीं होती, तो ये गलत है। जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिसके संपर्क में हम आते हैं, तो हमारी भाषा उससे प्रभावित हो जाती है।
भाषा सीखी जाती है, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, जबकि ये ऑप्शन गलत है। स्पर्श ध्वनि कितने भागों में बांटी गई है? 3, 5, 4, 7। 5 भाग में बांटी गई है स्पर्श ध्वनियों में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस तरह से 5 इसके वर्ग बनाए गए। इसमें कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। निम्नलिखित में किस वर्ग में तालव्य ध्वनि है? मामा में, चाचा में, छाता में, ताला में। तो मामा में मामा, तो ये प वर्ग है, पा फा बा भा मा। चाचा जो है ये तालव्य ध्वनि है, चा छा जा झा ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? इसमें जो है मिसप्रिंटिंग हो गई थोड़ा। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित में शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, उदाहरण अलंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार 3 भागों में बांटा गया। शब्दालंकार के जो प्रमुख अलंकार हैं वो अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति। और इसके अतिरिक्त भी 2-3 हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण है यही हैं। उदाहरण अलंकार और इसके अतिरिक्त रूपक, उपमा, ये सब जो अलंकार हैं ये अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें शब्दालंकार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उदाहरण अलंकार जो है ये शब्दालंकार नहीं है। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का वर्णन है? तो 348 में। 348 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। 344 में आयोग का गठन और 346 में पत्राचार। एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में पत्राचार व्यवहार करेंगे, इसका वर्णन किया गया है। 352 नहीं है, क्योंकि भाषा जो है वो 343 से 351 तक ही है। माँ बच्चों को सुलाती है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्ता यहाँ गलत लिखा गया, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। तो ये कर्म कारक है। जहाँ बुलाना, सुलाना इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर कर्म कारक होगा। राम पत्र लिखता है में वाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, यहाँ कर्म भाववाच्य। तो कर्म भाव में से कोई नहीं, तो कर्म भाववाच्य तो कुछ होता नहीं है। कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानेंगे कैसे? जहाँ कर्ता नहीं, कर्तृवाच्य होगा। जहाँ पर कर्तृवाच्य होगा वहाँ पे या तो ने कारक का प्रयोग होगा
या तो किसी भी कारक का प्रयोग नहीं होगा। और जहाँ कर्म कारक होगा, कर्मवाच्य होगा, वहाँ पर को कारक का प्रयोग छुपे रूप में हमें देखने के लिए मिलेगा। राम पत्र लिखता है, किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। और यहाँ भाववाच्य अगर है तो भाववाच्य में नहीं, निषेध का प्रयोग होगा। मुझसे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। अगर इस तरह का शब्द आ रहा है तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। कर का अर्थ नहीं है। कर हाथ और टैक्स, कर का अर्थ है, जबकि कार्य जो है, कर का अर्थ कार्य से नहीं है। इनमें से अग्रस्वर है, इनमें से अग्रस्वर है, कौन कौन सा है? ए, ई, उ, ए, आ, ई, ओ। अग्रस्वर में 4 स्वर कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, नहीं वो नहीं, ई और ई, ये अग्रस्वर हैं। और पश्च स्वर में आ, ओ, औ, ऊ, ओ, ये पश्च स्वर हमारे हैं। और यहाँ पे एक स्वर दिया है मध्य, आज होता है, ये मध्य स्वर है। इसके लिए सूत्र क्या है? अगर हम याद कर लें, आओ, उल्लू, पीछे पीछे, आ को छोड़ो, बीचे बीचे, बीचे बीचे का मतलब मध्य में हो गया। तो आ जो है वो बीचे बीचे मतलब बीच में, मध्य में हो गया। आ, ओ, उल्लू, तो ये आ, ओ, और इसी में ओ, औ भी है, और ऊ और बड़ा ऊ, ये जो है पश्च स्वर हो जाएंगे। और ए, ऐ, ई ये अग्रस्वर हो जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है इनमें से अग्रस्वर कौन है, तो ए, ई ये अग्रस्वर हैं। इस तरह से इतने प्रश्नों को हमने हल किया। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में।